रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 8 को शुरू करना चाहेंगे। चैप्टर 8 के शुरू में सिंपल क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स की, वो इंशाल्लाह ताला हम नॉमेनक्लेचर कर लें, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमने नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करना है और नॉमेनक्लेचर में कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना बेटा बहुत ज़रूरी होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो ये हैं बेटा कि सबसे पहले हम अल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अल्केन क्लास है किन की? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। बेटा सैचुरेटेड कार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड पूरे बनाए हुए हैं अलग-अलग, या तो हाइड्रोजन के साथ या कार्बन डायरेक्टली किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन इज अटैच्ड विद द अदर कार्बन एटम्स। तो इसका मतलब ये है कि हर कार्बन एटम जो है वो आगे कार्बन एटम्स के साथ या हाइड्रोजन के साथ अटैच है, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसका मतलब क्या है कि जितने n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो बेटा जितने कार्बन एटम्स होंगे हाइड्रोजन उससे डबल करके 2 ज़्यादा करने हैं। जितने कार्बन एटम हैं, सबसे सिंपलेस्ट जो मेंबर है वो है मीथेन बेटा। तो जितने कार्बन एटम होंगे हाइड्रोजन उससे डबल करके 2 ज़्यादा हमने करने हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन की तादाद डबल करके 2 ज़्यादा होगी। CnH2n+2, 2n का मतलब है हाइड्रोजन डबल और डबल करके +2 का मतलब है 2 ज़्यादा होंगे। इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे शो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है अल्केन्स का। तो अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करते हुए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब नाम दिए थे तो उनके कॉमन नेम्स लिखे गए थे। कॉमन नेम्स, तो कॉमन नेम्स जो हैं वो दिए जाते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस हिसाब से? 3 बुनियादों से, सोर्स के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, डिस्कवरर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड एसीटम से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है विनीगर, सिरके में ये पाया जाता है। और ये ग्लाइसिन जो है, या आपके पास और भी हैं डिफरेंट नेम, लेकिन हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, अभी सिंपल ही रहते हैं कि सोर्स के हिसाब से एसिटिक एसिड एसीटम से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है विनीगर। ये सोर्स के हिसाब से नाम दिया जाता था उसको, एसिटिक एसिड को। मीथेन को शुरू में मार्श गैस का नाम दिया जाता था प्लेस के हिसाब से, क्योंकि ये जोहड़ मार्शी प्लेसेस पर पाया जाता था। डिस्कवरर के हिसाब से बारबिट्यूरिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको डिस्कवर करने वाला बारबरा था, उसके हिसाब से नाम दिया जाता था। लेकिन इनको याद रखना हर इलाके में, पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर इलाके में, हर कंट्री में लैंग्वेज डिफरेंस पाया जाता है। तो बेटा उस लैंग्वेज डिफरेंस को हम कवर नहीं कर सकते, हर इलाके में ज़ुबान नहीं समझी जाती। तो फिर ये वाला जो कॉमन नेम का सिलसिला था ये ठीक ना चल सका, तो फिर और एक तरीका निकाला गया। दूसरा तरीका ये था बेटा कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा ली। वो थी नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन एंड नियो अल्केन्स। नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन्स और नियो अल्केन्स।
तो बेटा नॉर्मल अल्केन्स, आइसो अल्केन्स और नियो अल्केन्स में क्या डिफरेंस था? तो अगर कोई भी अल्केन्स स्ट्रेट चेन होते हैं, हर कार्बन एटम डायरेक्टली 2 से या 1 से अटैच हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से और कम से कम 1 से अटैच हो, तो दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल चेन अल्केन। ना भी अटैच हो वो भी नॉर्मल ही होंगे। आइसो अल्केन बेटा ऐसे अल्केन्स जिनमें कार्बन एटम जो है, कोई भी कार्बन एटम 2 से ज़्यादा कार्बन एटम से अटैच हो डायरेक्टली, दे आर कॉल्ड एज नियो अल्केन्स। अगर कोई भी कार्बन एटम 2 से ज़्यादा कार्बन एटम्स से डायरेक्टली अटैच होगा, दे आर कॉल्ड एज नियो अल्केन्स। फॉर एग्जांपल हम देखें तो अगर हम देखें तो ये वाला जो अल्केन है, इसमें ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली 3 से अटैच है, ये वाला जो कार्बन एटम है ये भी डायरेक्टली 3 से अटैच है, तो ये आइसो अल्केन कहलाएंगे। नियो अल्केन, अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से अटैच हो, दे आर कॉल्ड एज नियो अल्केन्स। तो बेटा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हायर हाइड्रोकार्बन टू नेम इन सच अ वे। हायर हाइड्रोकार्बन को एन, आइसो और नियो के हिसाब से नाम देना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर अल्केन्स की पहले रोमन गिनती आपको आनी चाहिए। रोमन गिनती में रेड और ब्लू मैंने यूज़ किया है। अल्केन्स में मेथ का मतलब होता है 1, एथ का मतलब होता है 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9 और डेक 10 होता है। मीथेन 1 कार्बन वाला, इथेन 2 कार्बन वाला। बेटा अगर हम इनकी वैलेंसीज को देखें तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये इसके साथ 4 बॉन्ड बनेंगे तो 4 हाइड्रोजन लगाए हुए हैं। इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसके साथ हाइड्रोजन 3 क्यों लगाए हैं? क्योंकि एक उसने कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसके साथ एक लाइन लगी हुई है, 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे हैं। अगर हम बेटा बीच वाले को देखें तो इसके साथ 2 लाइनें हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 लाइनें, 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे हैं। ब्यूटेन को देखें, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 लाइन है। अगर 2 लाइनें होंगी 2 हाइड्रोजन, 1 लाइन होगी 3 हाइड्रोजन। ब्यूटेन, पेंटेन 5 वाला, हेक्सेन 6 वाला, हेप्टेन 7 वाला, ऑक्टेन 8 वाला, नोनेन 9 वाला और डीकेन 10 वाला। बेटा 2 हाइड्रोजन तब लगते हैं जब 2 लाइनें हों, 1 लाइन होगी तो 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये अल्केन्स की रोमन गिनती है जो कि आपको आनी चाहिए। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। बेटा व्हाट इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप? What is called as alkyl group? अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अगर हम डिस्कस करें किसी भी अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, अगर किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए और उस हाइड्रोजन की जगह डैश लगा दी जाए, वो अल्काइल बन जाता है। अल्केन का ANE रिप्लेस करना है और उसकी जगह क्या लगा देना है? YL। YLE नहीं लगना, YL लगने, और इसको R डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। डैश का मतलब है कोई और ग्रुप लगा होता है इसके साथ, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है। तो अल्केन, मीथेन से कौन सा अल्काइल बनेगा? मिथाइल, एक हाइड्रोजन कम कर दी। इथेन से इथाइल, प्रोपेन से ANE हटाया, YL लगा दिया। इसके 2 तरह के अल्काइल बनते हैं। बेटा बेसिकली अल्काइल ग्रुप क्या होता है
किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं, अल्केन का ANE हटाते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, YL, तो वो अल्केन से क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। मीथेन से बनेगा मीथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन कम किया, डैश लगा दिया तो वो इथाइल बन गया। प्रोपेन के दो तरह के अल्काइल बनते हैं। अगर बेटा साइड से हाइड्रोजन कम करेंगे सीधा रहेगा तो वो N प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल है। अगर बीच वाला सेकेंडरी कार्बन का एक हाइड्रोजन कम करके डैश लगा दे तो वो आइसोप्रोपाइल है, ब्रांच वाला। तो अगर ब्रांच की फॉर्म में अल्काइल होगा तो आइसोस्टेट होगा तो N। और भी अल्काइल बनते हैं, बेंजीन से एक H कम कर दिया जाए तो वो फिनाइल ग्रुप कहलाता है, उसको C6H5 का नाम दिया जाता है। इसी तरह से अगर इथीन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो उस ग्रुप को हम विनाइल ग्रुप का नाम देते हैं, इथाइल नहीं होता, उसको विनाइल ग्रुप का नाम दिया जाता है। अगर प्रोपीन हो जो सिंगल का बॉन्ड वाला कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज अलाइल ग्रुप। अब बेटा उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है कि आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन क्या होते हैं। तो बेटा वो वाला कार्बन एटम जो डायरेक्ट किसी भी कार्बन से अटैच ना हो या डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो, ये वाला भी इससे अटैच है, ये वाला भी इससे एक से अटैच है, ये वाला भी डायरेक्टली एक से अटैच है, दो से नहीं गिना जाएगा, ये वाला भी डायरेक्टली एक से अटैच है, तो दोनों प्राइमरी होंगे। बीच वाले के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ये दो से डायरेक्टली अटैच है तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। तो वो वाला कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन एटम से अटैच हो तो वो सेकेंडरी होगा और साइडों वाले दोनों क्या होंगे, प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है और टर्शरी कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। और अब टर्शरी कार्बन क्या होता है, वो वाला कार्बन एटम जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्बन, और साइडों वाले तीनों क्या होंगे, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन। इसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन क्यों लगाई, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, चौथा किससे बनाया हुआ है, हाइड्रोजन से, 4 बॉन्ड पूरे हैं। अब इस कार्बन को देखें तो ये डायरेक्टली 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, चौथा किससे है, हाइड्रोजन से, 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं, तो दोनों टर्शरी कार्बन हैं। तो अगर ये 2 लाइनें होंगी, याद रखना लाइनों की तादाद, अगर एक लाइन हो तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगते हैं 3, अगर 2 लाइनें होंगी तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेंगे 2, अगर 3 लाइनें होंगी तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेगा 1, और कार्बन के इर्द गिर्द लाइंस की तादाद अगर 4 होगी तो उसके साथ हाइड्रोजन प्लेस नहीं होगा। तो इसका मतलब है लाइनों को देखकर हमने हाइड्रोजन लगाने हैं। क्वाटरनरी कार्बन, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से अटैच हो तो दैट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन। अब बीच वाला कार्बन जो है ये 4 के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ये क्या कहलाएगा, ये क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगा। अब बेटा हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हमने नॉमेनक्लेचर के लिए नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये जो हमने सारा कुछ पढ़ा, कॉमन नेम पढ़े, ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम को हम ट्रिवियल नेम्स भी बोलते हैं, कबायली नाम। तो बेटा ये जो ट्रिवियल नेम्स हमने पढ़े, कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम,
जो हमने पढ़े इनके ज़रिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को याद रखना मुश्किल था, नॉर्मल, आइसो और नियो के हिसाब से भी याद रखना मुश्किल था। तो बेटा ये सारा कुछ करना बहुत मुश्किल था, हर जगह ये लागू नहीं होता। तो फिर हमने इसके लिए नया रूल निकाला, वो IUPAC नेम्स हमें लिखने पड़े, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके ज़रिए अल्केन्स को कैसे नॉमेनक्लेचर की जाती है, वो इंशाल्लाह ताला अब हम पढ़ेंगे। रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में कि IUPAC नेम्स किस तरह से दिए गए थे, IUPAC नेम्स देने के क्या रूल्स हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस पर बेटा किस तरह से काम किया गया और इस पर कैसे सिलेक्शन की गई, इसको हम देखते हैं। इसको देखने के लिए बेटा हम ये कहते हैं सबसे पहले नेमिंग देने के लिए हमने पहले भी पढ़ा कि पुराने जो रूल्स थे वो ठीक नहीं थे, उनके ज़रिए नाम नहीं दिए जा सकते थे। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए IUPAC ने नाम देने के लिए कुछ सबसे पहले अदारे इंट्रोड्यूस करवाए, इंस्टीट्यूट्स बनाए। तो 1889 के अंदर सबसे पहला इंस्टीट्यूट बना, दैट वाज कॉल्ड एज ICC, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। तो बेटा इसने जो रूल्स बनाए थे उनको 1892 के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया जिनेवा के मुकाम पर, और 1930 के अंदर एक नया अदारा बना जिसका नाम था इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, इसने कुछ रूल्स बनाए। इनके रूल्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज लीज रूल्स, इनको हम लीज रूल्स का नाम भी देते हैं। अब 1947 के अंदर जो इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस था, बेसिकली वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री था, वो तो ख़त्म हो गया। 1947 के अंदर एक और अदारा बना, दैट वाज कॉल्ड एज, जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट था नॉमेनक्लेचर करने के लिए, दैट वाज कॉल्ड एज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और बेटा जो भी केमिस्ट्री में मॉडिफिकेशन होती है ये फाइनल अदारा है जो करता है, और इसने फाइनल पब्लिकेशन 1979 के अंदर दी, और उसके अंदर उन्होंने नॉमेनक्लेचर को डिफ़ाइन भी कर दिया। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन ये है बेटा कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरीज नेम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरीज नेम डिफरेंट फ्राम अदर्स, इसको हम नॉमेनक्लेचर का नाम देते हैं। तो ये बेटा ब्रीफ सी हिस्ट्री थी नॉमेनक्लेचर की। अब हम प्रॉपर सबसे पहले शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर, और वो है बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स को नॉमेनक्लेचर किस तरह से दिया गया, उनको नाम किस तरह से दिए गए। अल्केन्स को नाम देने के लिए बेटा प्रॉपर किस तरह से सीक्वेंस के हिसाब से हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। तो अल्केन्स की नेमिंग के लिए जो रूल्स बनाए हुए हैं उनको हम देखते हैं।